कुछ सालों पहले एक मूवमेंट चला था जब कांग्रेस सत्ता में थी। वो मूवमेंट था तेलंगाना राष्ट्र समिति के बैनर तले, और वो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करने के लिए बहुत सारा आंदोलन चला था। उसमें एक ऐसा नेता उभर के आया था जो जिसकी गांधीवादी विचारधारा से सचमुच पीछे मुझे भी बड़ा आकर्षण फील होता था और लगता था कि इस नेता में सचमुच कुछ है। केसीआर चंद्रशेखर राव। उस पूरा तेलंगाना का जो प्रदेश बना उसमें अगर एक आदमी को क्रेडिट दिया जाए तो उसमें चंद्रशेखर राव को आप दे सकते हैं। और उनके बारे में भी जो जो भी हम लोग पढ़ते थे तो लगता था कि वो बहुत ही ईमानदार किस्म के आदमी हैं और बहुत डेडिकेटेड, बहुत दिनों तक अनशन भी किए, अपने जीवन को भी उन्होंने दांव पे लगाया। और कांग्रेस के शासन में बहुत सारा अन्याय भी था, जबकि वो भूतपूर्व कांग्रेसी ही हैं। उसके बावजूद कांग्रेस से भी उनकी लड़ाई होती रही, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, और बहुत मशक्कत करने के बाद तेलंगाना प्रदेश बना। स्वाभाविक रूप से जब उसका चुनाव हुआ तो उसमें जो उनकी पार्टी थी चंद्रशेखर की, केसीआर चंद्रशेखर की पार्टी, वो जीत के आई। और वो उस समय से, जब से प्रदेश बना है, तब से उन्हीं के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार चल रही है। लेकिन वैसा गांधीवादी शासक भी सत्ता में आने के बाद कैसे विकृत हो जाता है, कैसे भ्रष्ट हो जाता है, उसका एग्जाम्पल कहीं जाने की जरूरत है, उन्हीं को देख लीजिए जिनको मैंने कहा कि बहुत ही सादगीपूर्ण, बहुत ही एक कर्मठ नेता थे, जिन्होंने तेलंगाना बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। सच पूछिए तो तेलंगाना के निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। वही नेता, वही नेतृत्व जैसे जब सत्ता में आ जाता है तो अपने ही परिवार की दायरे से बाहर नहीं निकल पाता है। अभी भी उनकी बेटी भी उसका राजनीति में, बेटी वहाँ पर बीजेपी ने उनको हरा दिया, लोकसभा चुनाव लड़ी थी। बेटा भी राजनीति में, वो खुद तो मुख्यमंत्री हैं ही। तो कहने का मतलब ये है कि जो नेता एक आंदोलन से जन्मा, जिसने एक इतना बड़ा रोल प्ले किया, एक राज्य को अलग करने के लिए एक राज्य बनाया, मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू का 5 वर्ष अगर राज्यसभा की कार्रवाई आप देखेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है जहां केसीआर की जो पार्टी थी वो भाजपा को सपोर्ट भी करती थी। लेकिन अभी अचानक देखिएगा तो दो परिवर्तन उसमें दिखता है। एक तो जो पार्टी आंदोलन से आई थी पूरी परिवारवादी पार्टी हो गई है, उनका सारा परिवार राजनीति में, और वो परिवार जो है उनकी राजनीति पूरा कैप्चर किए हुए है। तो आप चाहे मुलायम सिंह का परिवार ले लें या लालू यादव का ले लें, फारूक अब्दुल्ला का ले लें, महबूबा मुफ्ती का परिवार ले लें, ये सारे जितने भी हैं, जहाँ के जितना भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सब एक एक परिवार की पार्टी हैं। और चंद्रशेखर राव भी उससे अछूता नहीं है। यहां तक तो एक परिवारवाद की बात थी, लेकिन अब इनकी ढिठाई, ऑडेसिटी देखिए कि ये इतना सीनियर लीडर और सत्ता के मध्य में इतना पागल हो गया है कि सामान्य शिष्टाचार को भी भूल गए। सामान्य परंपरा है कि जो भी प्रधानमंत्री होता है वो किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है। ठीक है, पार्टी के जो सबसे बड़ा दल होता है, उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन प्रधानमंत्री बन जाने के बाद तो वो देश का प्रधानमंत्री होता है। अब देश के प्रधानमंत्री जब किसी राज्य में जाते हैं तो ये शुरू से, आज से नहीं, शुरू से एक परंपरा बनी हुई है कि वहाँ का जो भी चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो उसकी अगवानी करता है, उसका स्वागत करता है। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर थे तो उस समय तेलंगाना के मुख्यमंत्री कर्नाटक के दौरे पर थे। और किस लिए? वो फिर एक दूसरे परिवारवादी नेता कुमार स्वामी से मिलने गए हुए थे। ये देवगौड़ा फैमिली है, ये भी एक परिवार की पार्टी। यानी ये सारे परिवारवादियों का वो एक
ये बना रहे हैं, उसका माला बना रहे हैं सारे को जो परिवारवादी हैं सबका, उसके पीछे के कारण हम आपको बताते हैं। वो कहने के लिए, दिखने के लिए दिखता है कि वो सामान्य शिष्टाचार भेंटघाट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद उन्हें लगने लगा है कि अब वो, उनका कद जो है वो नेशनल फिगर हो गए हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हैं। हमें लगता है शायद वो चंद्रबाबू नायडू से कुछ नहीं सीखे। ठीक यही भ्रम चंद्रबाबू नायडू को भी हो गया था, उन्हीं के राज्य के हैं, आंध्र प्रदेश के ही हैं। चंद्रबाबू नायडू भी जब तक मोदी जी के साथ थे तब तक उनकी राजनीति में थोड़ी हैसियत बची हुई थी। जैसे ही वो अलग हुए उनके बाद उनकी क्या हैसियत हुई देख लीजिए। फिर भी मैं कह रहा था कि जब कल मोदी जी का तेलंगाना का दौरा हुआ, उस समय जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, सामान्य शिष्टाचारवश भी मोदी जी का स्वागत करने वहाँ नहीं पहुँचे। और उसका रीजन क्या दिया गया कि वो कर्नाटका में हैं, किस लिए, कुमारस्वामी से मिलने गए हैं। तो ये जो प्राइमा फेसा ही दिखता है कि वो ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्योंकि इसके पहले भी वो दिल्ली में आए थे। जब दिल्ली में आए थे तो अरविंद केजरीवाल से भी मिले और फिर वहाँ जाके अखिलेश यादव से भी मिले। तो उनका एक अभी चल रहा है कि कभी ममता बनर्जी के साथ, कभी तेजस्वी यादव के साथ, तो कभी अखिलेश यादव के साथ। ये क्षेत्रीय पार्टियों को मिलाकर वो सोचते हैं कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है उसमें एक विपक्ष जो है एक बेहतर विकल्प दे सकता है। अब ये सफल होगा नहीं होगा ये भविष्य की बात है। मेरा आकलन तो ये है कि इसमें कोई दम नहीं है। ये खुद अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को चमकाने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन अंदर की बात कुछ और है। अंदर की बात यह है कि हर राजनीतिज्ञ जो है ना, अपना एक कोई भी स्टेप आगे बढ़ाता है तो उसके पीछे उसका अपना राजनीतिक भविष्य की चिंता होती है। तेलंगाना में कुछ दिन पहले तक भाजपा का कोई जनाधार नहीं था और वहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा होती थी वो कांग्रेस और चंद्रशेखर राव की पार्टी से होती थी। तब तक कांग्रेस उनकी दुश्मन नंबर 1 थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जनाधार फैलाया है, बढ़ाया है। और यही उनकी चिंता का मेन कारण क्या है कि अब जो है अभी के समय में उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस नहीं होकर के भारतीय जनता पार्टी हो गई है। तो उनकी चिंता अगला चुनाव है और उस अगले चुनाव में अपना एक राष्ट्रीय वो व्यक्तित्व दिखा करके वो दिखाना चाहते हैं तेलंगाना की जनता को कि हम अब सिर्फ तेलंगाना के नहीं रहे, नेशनल फिगर हो गए हैं, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में भी उन्हें कुछ फायदा हो पाए। और उन्हें पता है कि अब उनकी मेन लड़ाई किससे है, तो वही भारतीय जनता पार्टी से। यही कारण है कि वो सब जगह नहीं होता है, डगर डगर घूम करके सभी विपक्षी पार्टियों को एक कर रहे हैं। उनकी पार्टी से तेलंगाना जैसे छोटे स्टेट का कोई राष्ट्रपति तो बनने वाला नहीं है। तो ये डर क्या है, डर उनका है विधानसभा चुनाव। लेकिन उस कर क्या रहे, उसको घेराबंदी कर रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव से। और ये इससे कुछ उनको मिलेगा ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। खैर जो भी है, मेरा अभी इनके बारे में चर्चा करने के पीछे 3 कारण थे। एक कि उनके ऐसा नेता भी सत्ता में रह के कैसे वो पथभ्रष्ट हो गया, और पथभ्रष्ट हुआ वहाँ उतना ही नहीं, वो अपने जो सामान्य शिष्टाचार है उसको भी भूल गया और अपनी पॉलिटिकल पार्टी से राइवलरी के कारण वो अलग अलग प्रदेशों में तो घूम रहा है, अलग अलग लोगों से तो मिल रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार का नमूना वो जो स्पॉन्सर, जो मैंने पहले भी कहा था, ये न्यूज प्लांट कराते हैं, तो स्पॉन्सर इंटरव्यू भी देने लगा है। उसका जब दिल्ली आए थे चंद्रशेखर राव, तो कोई और जगह इंटरव्यू नहीं आया, लेकिन एनडीटीवी में उनका इंटरव्यू आया। और एनडीटीवी में कैसे आया क्या है, खैर वो अलग बात है, उस पर डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब एक ऐसा चैनल, अब एनडीटीवी किस लिए कुख्यात है आपको पता होगा,
तो ये स्थिति है केसीआर की। और मैं अभी फोरकास्ट कर दे रहा हूं कि इनका जो ये जितना दौड़ धूप है, ये कहीं ग्राउंड पर इसका कोई असर नहीं होगा। और ये जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाता है तब तक इनकी ऐसी गतिविधि चलती रहेगी, शो करते रहेंगे जनता में एक इंप्रेशन देने के लिए कि हम एक राष्ट्रीय विकल्प बन रहे हैं, इसलिए तुम लोग मेरे पीछे लामबंद रहो। बस इतना ही इसका उद्देश्य है, जैसा मुझे लगता है।